हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 6 हिंदी से चैप्टर 9 और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, जिसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर जी। बच्चों, हम इस पाठ में सर्वप्रथम लेखक के बारे में कुछ जानेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 यानी 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। हिंदी की राष्ट्रीय धारा के कवियों में दिनकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रगतिशीलता और विचारों की गहराई आपके यानी लेखक के लेखन की विशेषता है। कविता के साथ गद्य लेखन में भी आप यानी लेखक को यश प्राप्त है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी में लेखक की कविता की पुस्तकें हैं। संस्कृत के 4 अध्याय मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका आदि आपकी यानी लेखक की गद्य रचनाएं हैं। 24 अप्रैल यानी 24 अप्रैल 1974 में इनका निधन हो गया। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। मॉरिशस वो देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वो देश है जहाँ की जनसंख्या 67% यानी 67% लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस वो देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता यानी कोलकाता, मद्रास यानी चेन्नई, हैदराबाद और बम्बई यानी मुंबई है तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वो देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी। लेखक कहते हैं कि यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई यानी 15 जुलाई को, बम्बई में यानी मुंबई से 16 जुलाई यानी 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई यानी 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुए। इधर से जाते समय नैरोबी की दुनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। लेखक आगे कहते हैं कि विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं दिखाई नहीं पड़े। दूरी तय करने के बाद या यूं कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे जहां सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। वहां जो कुछ देखा वो जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे हुए सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। तुर्रा ये कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी दृष्टिपात नहीं किया यानी देखा ही नहीं, मानो हम लोग तुच्छ हों और उनकी नज़र में आने की योग बिल्कुल नहीं हो। हम लोग वहां आधा घंटा ठहरे होंगे। इसी बीच एक सिंह ने उठकर जमाई ली, दूसरे ने देह यानी शरीर को ताना, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह की नजर नहीं उठाई। मतलब लेखक कहते हैं कि हमारी ओर किसी भी सिंह ने नजर नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। यानी लेखक कहते हैं
कि हम उन सिंहों को नजर में पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ खड़ा था। अब दो जवान सिंह उठे और दो और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है, अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहां के तहां खड़े रहे। इच्छा तो यह थी कि हम लोग देर तक रुके और देखें क्या होता है, किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है। फिर यह भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं, और शिकार वे झुंड का नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरण भागने के निरापद नहीं समझ कर एक गोल में क्यों खड़े थे। लेखक का आगे कहना है कि नैरोबी से मॉरिशस तक हम बीओसी के विमान में उड़े। यह विमान नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब वो मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत काफी लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का क्षमा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए हैं वो छोटे पैमाने पर भारत ही है। चूंकि मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की हिंदी प्रचारणी सभा जीवित जागृत संस्था है। लेखक आगे बतलाते हैं कि मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु बोलचाल की भाषा क्रियोल है। क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको बाज बाज शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे है, और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही है। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने किया है। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वो भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहां का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। लेखक आगे बतलाते हैं कि भारत में बैठे बैठे हम ये समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिर आयु है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होनी चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाएं जितना स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि वहां का परी तालाब भी हिंदुओं की एकांतिक भक्ति के कारण पुण्य धाम हो उठा है।
परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य भी पिकनिक का स्थान है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। वे सारे काम वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षकों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफी संख्या में आते हैं। बच्चों, अब इस चैप्टर के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, जैसे दृष्टिपात मतलब देखना, तुच्छातिच्छुत मतलब छोटे से छोटा, निरापद मतलब आपत्ति से रहित सुरक्षित, क्रियोल मतलब भोजपुरी और फ्रेंच भाषा के मिश्रण से बनी एक प्रकार की बोली जो मॉरिशस में बोली जाती है, बाज बाज मतलब कोई कोई, प्राणवत्ता मतलब जीवित होने का भाव, शक्ति संपन्न, क्रिस्तान मतलब ईसाई धर्म मानने वाले, एकांतिक मतलब एक निष्ठ, पुण्य धाम मतलब पवित्र स्थान, पुण्य का स्थान, कांवर मतलब बहंगी, सुरमय मतलब अत्यंत मनोहर, वैश्यक मतलब बालिक। बच्चों, अब इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ में आए मॉरिशस के उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम लिखिए जो अपने देश में भी हैं। आंसर है, पाठ में आए मॉरिशस के उन सभी गलियों और मोहल्ले का नाम है जो अपने देश में भी इस प्रकार है, जैसे गलियां कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, मुंबई आदि, मोहल्ले काशी, बनारस, गोकुल, ब्रह्म स्थान इत्यादि। सेकंड प्रश्न है, लेखक ने मॉरिशस के छोटे पैमाने पर भारत ही कहा है क्यों? तो आंसर है, मॉरिशस की जनसंख्या 67% यानी 67% लोग भारतीय मूल के हैं। इनकी राजधानी की गलियों एवं मोहल्ले का नाम भारतीय शहरों के नाम पर है, जैसे कलकत्ता, मद्रास, गोकुल आदि। भोजपुरी यहाँ की दूसरी जनभाषा है तथा कृषि मुख्य व्यवसाय है। कहने का अर्थ यह है कि लेखक को मॉरिशस में वे सारी चीजें मिली जो भारत में है, इसलिए उन्होंने इस द्वीप को छोटे पैमाने पर भारत ही कहा है। थर्ड प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई क्रियाओं और संज्ञा पदों को रेखांकित कीजिए। तो रेखांकन सर है, रेखांकित करके मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वो भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहां का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंश प्रधान वाक्य है और कौन सा सहायक उपवाक्य है? वाक्य, मॉरिशस वो देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से दूर नहीं है। मॉरिशस वो देश है जहाँ की जनसंख्या 67% लोग भारतीय मूल के हैं। तो इसका आंसर है, प्रधान वाक्य मॉरिशस वो देश है। सहायक उपवाक्य है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। वाक्य है, मॉरिशस वो देश है जहाँ की जनसंख्या 67% लोग भारतीय मूल के हैं। प्रधान वाक्य मॉरिशस वो देश है। सहायक उपवाक्य है जहाँ की जनसंख्या 67% लोग भारतीय मूल के हैं। 5 प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में प्रयोग करके आंसर है, पहला मुहावरा है लोभ का जगाना। इसका वाक्य है, लुभावनी वस्तुएं देखकर लोभ का जागना स्वाभाविक है। सेकंड मुहावरा है सड़क छानना। इसका वाक्य है, आगरे में बहुत सड़क छानने पर हम मुश्किल से ताजमहल देखने पहुंचे। थर्ड मुहावरा है मोर्चे पे आगे बढ़ना। इसका वाक्य है, हिरणों का झुंड को देखकर एक जवान शेर धीरे धीरे मोर्चे पर आगे बढ़ा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।